रात के खाने की सारी तैयारी करके नम्रता अभी बिस्तर पर बैठी ही थी कि सामने लगे अपने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी। आज 5 साल हो गए थे उनके गुजरे हुए, पर लगता था जैसे कल की ही बात हो। वो दिन किसी बुरे सपने की तरह आज भी उनके जहन में ताज़ा था। शाम का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल था। आनंद अपने पसंदीदा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नम्रता किचन में उनके लिए अदरक वाली चाय बना रही थी। तभी उनकी आवाज़ आई, नम्रता सुनो, जरा यहाँ आना। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। नम्रता चाय छोड़कर भागी चली आई। आनंद का चेहरा पसीने से तर था और वे अपनी छाती को जोर से पकड़े हुए थे। सांस घुट रही है नम्रता, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उनके शब्द टूटे फूटे थे, लेकिन आंखों में छाई दहशत ने सब कुछ बयां कर दिया था। नम्रता का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उन्होंने तुरंत अपने बेटे राहुल को आवाज दी। दोनों ने मिलकर जैसे तैसे आनंद को गाड़ी में बिठाया। रास्ते भर आनंद ने नम्रता का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था मानो जिंदगी की आखिरी डोर को थामे हुए हों। नम्रता लगातार उन्हें दिलासा देती रहीं, बस पहुंच गए, कुछ नहीं होगा आपको, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। लेकिन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली पड़ने लगी। नम्रता ने घबराकर उनकी तरफ देखा। आनंद की आंखें छत की तरफ स्थिर थीं और सांसों का उतार चढ़ाव थम चुका था। डॉक्टर ने जो कहा वो नम्रता के कानों में एक गूंज बनकर रह गया। उसे एक पल में नम्रता की दुनिया उजड़ गई। सोचते सोचते दिल की वेदना का सैलाब जब उमड़ा तो आंखों के रास्ते बह निकला। वो अब भी उनकी तस्वीर को निहारे जा रही थी। इतने में उनका इकलौता बेटा राहुल आ गया। माँ को इस तरह उदास देखकर वो पल भर के लिए रुका, फिर पास आकर बोला, माँ, आज ऑफिस में बहुत थक गया। नम्रता ने अपने आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछे और खुद को संभालते हुए एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आजा बेटा, बैठ, पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, जरूरत नहीं है। राहुल उनके बिस्तर के किनारे बैठ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोला, माँ, मेरा ऑफिस बहुत दूर है। रोज आने जाने में ही 2-2.5 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। बेटे की बात सुनकर नम्रता का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। लेकिन बेटे की सुविधा और खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, अगर इसमें तुम्हारी भलाई है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो माँ, मैंने सोचा कि अरे तो क्या हुआ माँ जी, जो एफडी पड़ी है वही तुड़वाकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, नम्रता ने तुरंत जवाब दिया। एफडी तो जरूरत में काम आने के लिए ही बनवाई जाती हैं। उनके इतना कहने की देर थी कि राहुल और उसकी पत्नी दीपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राहुल ने शुक्रिया अदा करते हुए माँ के हाथ पकड़ लिए। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। उस स्पर्श में नम्रता को अपने बेटे का निश्चल प्यार महसूस हुआ और वे मुस्कुरा दी। कुछ ही दिनों के भीतर पैसों का इंतजाम हो गया। राहुल और दीपा अब हर वक्त अपने नए घर की ही बातें करते। दीवारों का रंग कैसा होगा, पर्दे कौन से लगेंगे, फर्नीचर कहाँ से आएगा। उनकी बातों में भविष्य के सुनहरे सपने थे। नम्रता चुपचाप उनकी खुशियों में शामिल होती, मन ही मन अपने नए घर की कल्पना करती, जहां वे अपने पोते पोती के साथ खेलेंगी। लगभग 15 दिन बाद एक शाम राहुल ऑफिस से सीधा घर आया। उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा डिब्बा था और चेहरे पर जीत का भाव। माँ, दीपा, मीठा करो, मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है, रजिस्ट्री भी हो गई है। हम अगले महीने की 1 तारीख को ही वारा शिफ्ट हो रहे हैं। ये खुशखबरी सुनकर नम्रता का मन आनंद से भर गया। उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, भगवान हमारे नए घर में खुशियां ही खुशियां भर दे। तो ठीक है, राहुल ने कहा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा, पैकिंग में बहुत समय लगेगा, इसलिए वहां शिफ्ट होने से पहले अपने इस मकान को बेचने के लिए किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेते हैं, अच्छे दाम मिल जाएंगे। नम्रता ने ये बात बड़ी सहजता से कही थी, लेकिन उनकी बात सुनते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल और दीपा ने एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल थोड़ा असहज होते हुए बोला, बेचना क्यों है माँ, आप तो रहेंगे ना यहाँ। ये वाक्य किसी हथौड़े की तरह नम्रता के सिर पर लगा। मैं यहाँ अकेले? उनके मुंह से बस इतना ही निकल सका। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। राहुल ने अपनी नजरें चुराते हुए सफाई दी, माँ, आप समझ नहीं रही हैं, शहर में फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने तो केवल 2 बेडरूम वाला ही फ्लैट खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी तो चाहिए। कभी दीपा के मम्मी पापा आए या कोई दोस्त आ गया तो कहाँ ठहराएंगे, इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी। राहुल की हर एक बात नम्रता के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी।
मेहमान, दीपा के मायके वाले, सबके लिए जगह थी, बस माँ के लिए नहीं। दीपा ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ माँ जी, और फिर आप यहाँ इतने बड़े खुले घर में आराम से रहेंगी, वहाँ उन बंद दीवारों में जाकर करेंगी भी क्या? आपकी सारी जान पहचान, आपकी सहेलियाँ, सब तो यहीं हैं। इस माहौल को छोड़कर आप वहाँ एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आते ही रहेंगे, आप भी कभी कभी वहाँ आकर रह लेना। कभी कभी आकर रह लेना, नम्रता ने धीरे से दोहराया, अपने ही घर में एक मेहमान की तरह। राहुल और दीपा की बातें सुनकर नम्रता के पास जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उनका गला रुंध गया था, दिमाग सुन पड़ गया था। उन्होंने उसके बाद एक शब्द नहीं कहा, बस एकटक अपने बेटे और बहू का चेहरा देखती रहीं, जिन्हें वो पहचानने की कोशिश कर रही थी। 1 महीने का समय पंख लगाकर उड़ गया। एक बड़े से ट्रक में घर का लगभग सारा नया और अच्छा सामान लद रहा था। राहुल और दीपा बड़ी ही कुशलता से हर चीज की पैकिंग पर नजर रखे हुए थे। नम्रता एक कोने में खड़ी अपने हाथों से सजाए घर को उजड़ते हुए देख रही थी। जब ट्रक चलने को हुआ तो राहुल उनके पास आया। माँ, अपना ख्याल रखना, हम फ़ोन करते रहेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। उसने औपचारिकता से उनके पैर छुए। दीपा ने भी वैसा ही किया और फिर दोनों अपनी कार में बैठकर चले गए। नम्रता दरवाजे पर तब तक खड़ी रही जब तक उनकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वापस उस खाली घर में आ गईं, जो अब किसी वीरान हवेली जैसा लग रहा था। दीवारों पर सामान हटने के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे घर की आत्मा पर लगे जख्म हों। उस रात नम्रता को नींद नहीं आई। घर का सन्नाटा, उसकी खामोशी किसी दैत्य की तरह उन्हें निगलने को दौड़ रही थी। नम्रता आर्थिक रूप से सुरक्षित थीं। आनंद सरकारी ऑफिसर रह चुके थे, इसलिए उन्हें हर महीने अच्छी खासी पेंशन मिल जाती थी। ये मकान 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ा रखी थी। लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें खाने लगा था। दिन गुजरते गए, अब उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। सुबह उठना, कुछ भी रूखा सूखा खा लेना और फिर पूरा दिन सोफे पर बैठकर शून्य में ताकते रहना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। महीने की पहली तारीख आई। उनकी किराएदार सरिता, जो ऊपर की मंजिल पर अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, किराया देने के लिए नीचे आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर आवाज़ लगाई, आंटी, नम्रता आंटी। कोई जवाब न मिलने और दरवाज़ा थोड़ा खुला देखकर सरिता थोड़ी चिंतित हुई और अंदर चली आई। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। ड्राइंग रूम में सामान अस्त व्यस्त था और नम्रता सोफे पर बिल्कुल निढाल हालत में लेटी हुई थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गहरी लकीरें उभर आई थीं और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। हमेशा बंधन करके रहने वाली नम्रता को आज इस हालत में देखकर सरिता का दिल भर आया। वो दौड़कर उनके पास गई और उनके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, आंटी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? नम्रता ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी रिक्तता थी। कुछ नहीं बेटा, बस अकेली हो गई हूं ना, तो अब किसी चीज का मन नहीं करता, ना बनने संवरने का, ना कुछ खाने पकाने का। लगता है जैसे बीमारियां ही शरीर को घेरने लगी हैं। उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि सरिता की आंखें भी नम हो गईं। सरिता बेहद खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान थी। उसने नम्रता का हाथ पकड़कर कहा, आंटी, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप अपनी ये हालत क्यों बना रही हैं? उठिए, मुंह हाथ धोइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उस दिन सरिता काफी देर तक उनके पास बैठी रही, उनसे बातें करती रही। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, आंटी, कल सुबह मैं आपको पार्क में योगा करने ले चलूंगी। मैं ठीक 6 बजे नीचे हॉर्न दूंगी। नम्रता ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन सरिता की जिद के आगे उनकी एक न चली। अगली सुबह सरिता ठीक 6 बजे नीचे थी। नम्रता का मन तो नहीं था, लेकिन वो वादा कर चुकी थीं। बड़ी बेमन से तैयार होकर वो नीचे उतरीं। सरिता उन्हें लेकर पास के ही एक पार्क में पहुंची, जहां सोसाइटी की कई महिलाएं योगा करती थीं। शुरू में नम्रता को बहुत संकोच हुआ, लेकिन 1 हफ्ते में ही सारा संकोच दूर हो गया। ताज़ी हवा, पक्षियों का कलरव और योग की क्रियाओं ने उनके शरीर और मन दोनों पर असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में वो खुद को पहले से ज़्यादा चुस्त, दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करने लगी थीं। अब वो सुबह का इंतज़ार करने लगी थीं। सरिता अक्सर उन्हें अपने साथ बाजार ले जाती, कभी कभी ब्यूटी पार्लर जाने की जिद करती, लेकिन नम्रता ये सोचकर मना कर देती कि बेटा बहू या रिश्तेदार देखेंगे तो क्या कहेंगे। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए सरिता ने नम्रता से कहा, आंटी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए,
कुछ ऐसा जो आपको सच्ची खुशी दे सके। क्या मतलब है तुम्हारा सरिता? आंटी, आप हम लोगों के साथ किटी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करती? हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज की किटी पार्टी होती है। उसमें हम सब अपने सुख दुख बांटते हैं, जमकर मस्ती धमाल करते हैं, गपशप मारते हैं। आज शाम को भी मिसेस गुप्ता के घर पर किटी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, ये सब मेरे लिए नहीं है। अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए नम्रता ने सरिता की बात को टाल दिया। लेकिन उस रात नम्रता सोच में पड़ गई। कुछ ऐसा जो आपको सच्ची खुशी दे सके। सरिता ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। मैं क्यों दूसरों के लिए जी रही हूँ? क्यों लोगों की बातों के डर से अपनी खुशियों का गला घोंट रही हूँ? जिन्हें मेरी परवाह ही नहीं, उनके बारे में सोच सोचकर मैं खुद को क्यों सजा दे रही हूँ? सोचते सोचते वो अपने बेडरूम में गईं और आईने के सामने खड़ी हो गईं। आईने में जो अक्स दिख रहा था उसे देखकर वो खुद सिहर उठी। बिखरे सफ़ेद हो चुके बाल, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखों में गहरी उदासी और निराशा। ये कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी? उन्होंने खुद से पूछा। मैं तो ऐसी कभी नहीं थी। पति के रहते हुए मैं कितना संवर कर रहती थी, कितनी खुश रहती थी। वो भी तो मुझे सजी संवरी देखना पसंद करते थे। अचानक उनके मन में एक बिजली सी कौंध गई। चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव आया और एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना पर्स उठाया और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गईं। करीब 2-2.5 घंटे बाद जब वो घर लौटीं तो उनके चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उन्होंने आते ही सबसे पहले सरिता को फ़ोन किया और शाम की किटी पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। शाम को जब सरिता उन्हें लेने के लिए उनके घर पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी नम्रता को देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। हमेशा हल्के रंग की सूती साड़ी में रहने वाली नम्रता आज एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहने हुई थी। उन्होंने पार्लर जाकर अपने बालों में हेयर कलर करवाया था और उन्हें एक स्टाइलिश जूड़े में संवारा था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, गजब की सुंदर और शालीन दिख रही थी आज नम्रता। उन्हें देखते ही सरिता के मुंह से निकला, वाह आंटी, आप तो कमाल लग रही हैं। आपको तो किसी की नजर न लगे। उस शाम किटी पार्टी में नम्रता थोड़ी शर्माई, लेकिन जल्द ही सबके साथ घुल मिल गईं। सोसाइटी की सभी महिलाएं उन्हें पहले से जानती थीं, लेकिन आज वे एक नए रूप में उनसे मिल रही थीं। अपने लिए इस तरह खास समय निकालकर सबके साथ हंसना बोलना, गेम्स खेलना नम्रता को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि जैसे जीवन में फिर से रंग भरने लगे हैं। नम्रता ने अब अपनी जिंदगी बदल ली थी। वो नियमित रूप से योगा क्लास जाती, समय पर पार्लर जाती और अपनी पसंद के कपड़े पहनती। सबसे बड़ी बात, अब वो खुश रहने लगी थी। उन्होंने दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जीना शुरू कर दिया था। लेकिन एक शाम जब वो सरिता के साथ किटी पार्टी में पहुंची थी तो उनका मोबाइल फोन बज उठा। सरिता बाकी सहेलियों के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई। इधर नम्रता ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बहुत ही मीठी आवाज में एक आदमी बोला, नमस्ते मैडम, मैं सरकारी पेंशन विभाग से बात कर रहा हूं। आपके पति स्वर्गीय श्री आनंद जी के पेंशन खाते का वार्षिक सत्यापन होना है। सरकार ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष बोनस योजना भी शुरू की है, जिसके तहत आपको 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नम्रता ये सुनकर थोड़ी खुश हुई। उस आदमी ने आगे कहा, इसके लिए हमें बस आपका बैंक खाता और एटीएम कार्ड नंबर सत्यापित करना होगा। क्या आप अपना एटीएम कार्ड नंबर और उसके पीछे लिखा 3 अंकों का सीवीवी नंबर बता सकती हैं? आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, बस वो बता दीजिए और पैसा तुरंत आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नम्रता भोली थीं। उन्हें इन सब चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी। वो अपना पर्स उठाकर उसमें से एटीएम कार्ड निकालने ही वाली थीं कि तभी सरिता उनके पास आई। उसने नम्रता को फ़ोन पर बात करते सुनकर कुछ अंदाज़ा लगा लिया। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? नम्रता ने फ़ोन को हाथ से ढककर उसे पूरी बात बताई। सरिता ने तुरंत माथा पीट लिया और उनके हाथ से फ़ोन छीनकर स्पीकर पर डाल दिया। कौन बोल रहा है? किस डिपार्टमेंट से हो? सरिता ने कड़क आवाज़ में पूछा। दूसरी तरफ से वो आदमी घबरा गया और बोला, मैडम, हम सरकारी काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी काम? रुको, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारा सरकारी काम वेरीफाई करवाती हूँ। जेल में सड़ोगे तो सारे फ्रॉड करना भूल जाओगे, सरिता ने ऊंची आवाज़ में कहा और उस आदमी ने तुरंत फ़ोन काट दिया। सरिता ने नम्रता को समझाया, आंटी, ये फ्रॉड लोग हैं। ये ऐसे ही भोले भाले अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं। भगवान का शुक्र है कि मैंने सुन लिया, वरना आपकी सारी जमा पूंजी चली जाती। आगे से कुछ भी हो जाए, आप किसी को भी कोई ओटीपी मत दीजिएगा और अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे बात कीजिएगा। नम्रता हक्की बक्की खड़ी रह गई। उस दिन
उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इंसान का अकेलापन उसे कितना असुरक्षित बना देता है। राहुल और दीपा को तो शायद ये भी पता नहीं चलता कि उनकी माँ के साथ क्या हो गया। उस दिन के बाद से वो पूरी तरह सतर्क रहने लगी, लेकिन इस घटना ने उन्हें सरिता और अपनी नई सहेलियों के और करीब ला दिया। इधर नए साल का सेलिब्रेशन नजदीक आ रहा था, उधर राहुल और दीपा के घर एक अलग ही चर्चा चल रही थी। दीपा अपने पति से कह रही थी, सुनिए तो, आपने नए साल के लिए घर पर पार्टी तो रख ली है, अपने ऑफिस के दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी इनविटेशन दे दिया है। कुल मिलाकर 15-20 लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझसे अकेले इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनेगा। राहुल ने सोचा और फिर उसे एक आइडिया आया। चिंता मत करो, मैं माँ को बुला लेता हूँ। आज जब नम्रता अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थीं, तो उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। नम्रता का मन एक पल के लिए आशंकित हुआ, लेकिन फिर उन्होंने फोन उठा लिया। हेलो माँ, कैसी हो? राहुल की आवाज में शहद जैसी मिठास घुली हुई थी। क्यों ना इस बार नए साल का सेलिब्रेशन एक साथ करें? आप हमारे घर आ जाओ, एक साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। मैं एक दिन पहले ही आपको लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। तभी फोन के पीछे से दीपा की भी उतनी ही मीठी आवाज आई। माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। नम्रता ने फोन सुनते हुए एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्हें दिवाली वाली रात याद आ गई, जब बुखार से तपते हुई उन्हें वापस घर छोड़ने की जल्दबाजी थी। उन्हें उस दिन का वादा याद आया, जब राहुल ने कहा था कि वो उनसे मिलने आएगा, लेकिन नहीं आया। अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी! कैसे उनके बच्चे इतने निर्मोही हो गए? किसी ने ये तक नहीं पूछा कि वो कैसी हैं, अकेले कैसे रह रही हैं, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने प्रोग्राम से मतलब था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ शांत स्वर में कहा, नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। इस नए साल पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अब वो पुरानी वाली नम्रता नहीं थी जो अपने बच्चों की हर जायज़ नाजायज़ बात मान लेती थी। उन्होंने एक निर्णय ले लिया था, बस अब और नहीं। अब मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रहीं, फिर सब कुछ भुलाकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गईं। आज की पार्टी में नए साल का प्लान बन रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी और इस समय शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल मिलना नामुमकिन था। सब पहले से ही बुक्ड थे। फिर सरिता ने पूछा, आंटी आपका क्या प्रोग्राम है? नए साल की पार्टी पर आप हमारे साथ रहेंगी या फिर अपने बेटे के घर? सरिता की बात सुनकर नम्रता एक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो नए साल की पार्टी मेरे घर पर रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली है और बड़ा भी है। आओ मिलकर नया साल मनाएं। ये सुनकर सभी की खुशी का ठिकाना न रहा और नम्रता के चेहरे पर एक नई चमक, एक नई आज़ादी की मुस्कान थी। उन्होंने आखिरकार अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया था।